Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले उस षड्यंत्र को डिकोड करेंगे जिसके तहत भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना बन रही थी। भारत में ऑपरेट कर रहा डॉक्टरों का यह स्लीपर सेल गाजा के आतंकवादी संगठन हमास से प्रेरित था, उनके जैसा बनना चाहता था और इनकी योजना थी कि जिस तरह हमास ने इजराइल पर हमला किया था, कुछ उसी अंदाज में भारत पर भी हमला किया जाए, जिसमें ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाना था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सारी प्लानिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में बैठकर हो रही थी, जो वाकई हमें चिंता में डालती है। इसके बाद अगला विश्लेषण यह होगा कि हमारे देश के विपक्षी नेता चुनाव में हारने के बाद अपना आत्मविश्लेषण क्यों नहीं करते। हम काफी समय से देख रहे हैं कि चाहे राहुल गांधी हो या कोई और विपक्षी नेता, ये लोग जब भी चुनाव में हारते हैं, ये उस हार का दोष कभी ईवीएम को देते हैं और कभी चुनाव आयोग को देते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि उनके वोट चोरी हो गए, लेकिन अपना खुद का विश्लेषण कभी नहीं करते। कभी ये नहीं देखते कि इन्होंने मुद्दे कौन से उठाए, इनका जो बूथ मैनेजमेंट था वो कैसा था, कार्यकर्ताओं ने कैसा काम किया, चुनाव में इनकी रणनीति कहां फेल हो गई। इसलिए आज हम ये सवाल पूछेंगे कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही अपने आप को ज्यादा बड़ा नेता साबित करने में लगे थे, लेकिन अपनी हार के आत्मविश्लेषण की जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं में से अब कौन लेगा। और इसके साथ ही लालू यादव और प्रशांत किशोर को आज हम एक मुफ्त की सलाह देना चाहते हैं। अगर उन्हें पसंद आए तो मान सकते हैं, नहीं पसंद आए तो इसे मजाक की तरह मान सकते हैं। और वो मुफ्त की सलाह यह है कि अगर लालू यादव जंगल राज और परिवारवाद की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं तो अब उन्हें प्रशांत किशोर को आरजेडी का अध्यक्ष बना देना चाहिए, और इसमें दोनों का ही फायदा है। वैसे ये मुफ्त की सलाह है और अगर वो चाहें तो गंभीरता से लें और नहीं तो गंभीरता से ना भी लें। और आखिर में हम आपको समझाएंगे कि बिहार चुनाव में बीजेपी से ज्यादा वोट मिलने के बावजूद आरजेडी को बीजेपी से कम सीटें क्यों मिली। इसी तरह सिर्फ 5% वोट शेयर के साथ चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें कैसे मिल गईं और 3% वोट शेयर के साथ प्रशांत किशोर को एक भी सीट क्यों नहीं मिली। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको चिंता में डाल देगी, और सवाल आज यह है कि क्या भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला था? क्या भारत पर अमेरिका के 9/11 जैसे आतंकी हमले की तैयारी थी? आतंकी डॉक्टरों का यह नेटवर्क भारत पर 26/11 से भी बड़े आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे यही लगता है कि आतंक के ये डॉक्टर भारत पर हमला करके एक ऐसा जख्म हमें देना चाहते थे जो भारत कभी भूल ना सके, जो भारत के लोगों को हमेशा याद रहे। आपको दुनिया के 2 बड़े आतंकवादी हमलों की आज तस्वीरें दिखाते हैं, अगर आप भूल चुके हो तो। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था, जिसमें अल-कायदा के आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 यात्री विमानों को टकरा दिया था और इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। और भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को मुंबई में, जिसे आप 26/11 का हमला कहते हैं। इसमें पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते घुसपैठ करके मुंबई में 7 जगहों पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। और इस बार आतंकी डॉक्टरों का यह नेटवर्क कुछ इसी तरह से हमारे देश पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, और वो ये हमला हमास के स्टाइल में ड्रोन्स
और रॉकेट से करना चाहते थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस हमले की पूरी तैयारी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रही थी। यानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में बैठकर आतंकवादी हमले की प्लानिंग हो रही थी। यह हमला कैसे हो सकता था? आपको जरा 7 अक्टूबर 2023 का दिन याद दिलाते हैं, जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। आप उस हमले की तस्वीरें देखकर जरा कल्पना कीजिए कि अगर इसी तरह का हमला कभी भारत में हो जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता था। हमास ने इजराइल पर सबसे पहले ड्रोन से हमले किए, फिर हजारों रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए और इसके बाद हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा के अंदर घुसकर लगभग 1200 लोगों को मार डाला। और ठीक ऐसा ही हमला भारत में भी करने की योजना बन रही थी। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी मारा गया था और अब इसका एक साथी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पकड़ा गया है और उसके साथी का नाम है जसीर बिलाल वानी। इस आतंकवादी का एक और नाम भी है, वो है दानिश, और ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और ये डॉक्टर उमर के साथ आतंकवादी हमले की प्लानिंग में शामिल था। ये आतंकवादी जसीर वानी, इससे अब एनआईए की पूछताछ चल रही है और पूछताछ में 3 बड़ी बातें पता चली हैं इस आतंकवादी से। पहला, यह आतंकवादी ड्रोन्स को मॉडिफाई करके दिल्ली में वैसा ही हमला करना चाहते थे जैसा हमास ने इजराइल पर किया है। यानी हो सकता है कि यह आतंकवादी बाजार में मिलने वाले किसी सामान्य से ड्रोन में कुछ बदलाव करके, उसे मॉडिफाई करके उसके ऊपर विस्फोटक लगाते और फिर ऐसे ड्रोन्स की मदद से किसी भी जगह पर हमला किया जा सकता था। दूसरा, आतंकवादियों का यह स्लीपर सेल रॉकेट्स भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था और किसी भी रॉकेट की मदद से यह आतंकवादी दूर बैठकर किसी भी स्थान पर हमला करके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। और तीसरा, आतंकवादी जसीर वानी खुद ड्रोन्स को मॉडिफाई करने और रॉकेट्स तैयार करने की टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। यानी आप कह सकते हैं कि जसीर वानी सिर्फ एक मददगार नहीं था, बल्कि इस स्लीपर सेल का सबसे खतरनाक आतंकवादी और एक टेक्निकल कमांडर था जो हमारे देश में बैठकर गाजा जैसे हमले की प्लानिंग कर रहा था। आज एनआईए ने जसीर वानी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और एनआईए को इसकी 10 दिनों की कस्टडी मिल गई है अदालत से और आने वाले दिनों में जसीर वानी कुछ और बड़े खुलासे कर सकता है, क्योंकि अब ये 10 दिन तक एनआईए की कस्टडी में रहेगा और एनआईए के जो लोग हैं वो 10 दिन तक इससे पूछताछ करेंगे और इस पूछताछ में बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। इनका नेटवर्क कैसा था, इनकी प्लानिंग क्या थी, पैसा कहां से आ रहा था, हथियार कहां से आ रहे थे और सबसे बड़ी बात, इनका रिमोट कंट्रोल कहां था। क्या इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत सरकार ने जो नई नीति बनाई है उसके तहत अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और अगर इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले, अगर ये पैसा, ये सारी योजना और इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में मिला तो फिर इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के
किसी शहर या फिर दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में ऐसा हमला अगर होता तो उसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी और कितना नुकसान होता। एक उदाहरण से इसे समझिए। इजराइल ने ड्रोन्स और रॉकेट्स के ऐसे हमलों से बचने के लिए अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है जिसका नाम है आयरन डोम, जो 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी रॉकेट, ड्रोन या मिसाइल के हमले को नष्ट कर सकता है। हालांकि अगर दिल्ली में आतंकवादी ड्रोन्स और रॉकेट से हमला करते और वो ड्रोन्स और रॉकेट्स हमारी ही भूमि से छोड़े गए होते, दिल्ली के आसपास से ही उन ड्रोन्स और रॉकेट्स को इस्तेमाल किया गया होता, तो शायद इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हमारे देश की सेनाएं सीमा पार से होने वाले ऐसे किसी भी हवाई हमले के लिए तो हमेशा तैयार रहती हैं। इसे हम रोक सकते हैं। सीमा पार से कोई भी मिसाइल आए, ड्रोन आए, हम रोक लेंगे। लेकिन जब कोई गद्दार आपके घर में ही बैठा हुआ है और बैठकर आपके घर में वो ऐसे हमले करे, तो फिर ऐसे ड्रोन्स और ऐसे रॉकेट्स को नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी के भाई से पूछताछ पर आज एक बड़ा अपडेट आया है। लाल किले धमाके में डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है, आप सब जानते हैं, और डॉक्टर उमर के भाई का नाम है जहूर इलाही। इसने दावा किया है कि इसके पास डॉक्टर उमर का एक मोबाइल फोन मौजूद था और खुद डॉक्टर उमर ने उससे कहा था कि अगर डॉक्टर उमर के बारे में कोई खबर मिले या उमर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर मोबाइल फोन को नष्ट करके पानी में फेंक देना। और जहूर इलाही ने जैसा उसके भाई ने कहा वैसा ही किया, और जैसे ही उसे उमर के बारे में खबर मिली उसने इस मोबाइल फोन को नष्ट करके पानी में फेंक दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर का मोबाइल फोन ढूंढ निकाला है और एक्सपर्ट्स इस मोबाइल फोन का डेटा अब रिकवर कर चुके हैं। आतंकवादियों के स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर एक ही अल फला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, और अब तक कुल मिलाकर 8 डॉक्टर्स और 2 मौलवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में अल फला यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है, और अपनी शुरुआती जांच में ईडी को अल फला यूनिवर्सिटी में कई संदिग्ध पैसे के लेन देन मिले हैं। ईडी का कहना है कि उनकी जांच जारी है और अब डिजिटल रिकॉर्ड्स और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की जांच के बाद आगे का नोटिस और सम्मन भेजा जाएगा। लाल किले की आतंकी घटना में शामिल आतंकवादियों को बचाने के लिए हमारे देश में एक गैंग एक्टिव हो चुका है। इसे आप टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं, अर्बन नक्सल के नाम से जानते हैं, और अब इनके लिए, इन आतंकवादियों को बचाने के लिए नई नई दलीलें दी जा रही हैं। कभी इन्हें भटका हुआ नौजवान कहा जा रहा है, तो कभी कहा जाता है कि ये अपनी जिंदगी की समस्याओं से बड़े परेशान थे, बेचारे युवा थे। आज कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस विस्फोट में शामिल आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताया। देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताना उन्हें एक क्लीन चिट देने जैसा है। ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए इनका वोट बैंक पहले नंबर पर है और भारत का हित उसके बाद कहीं आता है। आज एक बड़ा सवाल ये है, हमारे देश के बहुत सारे नेता ऐसा सोचते हैं कि जब वो इस तरह के आतंकवादियों का बचाव करेंगे तो वो इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को खुश कर देंगे। इन आतंकवादियों का जब बचाव किया जाता है, जब इन्हें भटका हुआ नौजवान कहा जाता है, जब इन्हें एक मजबूर युवा कहा जाता है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, तो इन नेताओं को ऐसा लगता है कि देश के करोड़ों मुसलमान इससे खुश हो जाते हैं और फिर वो इन्हें अपना हमदर्द समझने लगते हैं और फिर इनकी पार्टियों को और इन्हें वोट देते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी इन नेताओं को है, और आज हमारे तमाम मुसलमान दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इनकी गलतफहमी आप लोगों को ही दूर करनी है। ये जो इनके दिमाग में बात बैठ गई है कि आतंकवादियों का साथ देकर, आतंकवादियों की तारीफ करके, उनका बचाव करके इस देश का मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, भारतीय मुसलमान खुश होता है, इनकी इस गलतफहमी को दूर करना बहुत आवश्यक है। और धीरे धीरे ये गलतफहमी दूर हो भी रही है। आपने देखा बिहार के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे भी बहुत लोगों की ऐसी गलतफहमियां दूर हो चुकी होंगी। आपको याद होगा, इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी लाल किले पर आतंकवादी हमले को कश्मीर की परेशानियों से जोड़ दिया था, और आज बीजेपी ने ऐसे तमाम नेताओं को जवाब दिया है
और कहा है कि किसी भी आतंकवादी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के बचाव में उतर आती है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस की सोच सकारात्मक नहीं है। आतंकवादी करने वाले जघन्य अपराधी, आप अगर नाम लेकर देखो, अफजल गुरु से लेकर इशरत जहां तक, इशरत जहां को कांग्रेस के आदरणीय दिग्विजय सिंह बेटी बोलते थे, अफजल गुरु को गुरु बोलते थे, कसाब भाई बोलते थे। तो और उनका मुकदमा लड़ने के लिए आतंकवादियों का अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ऐसे कांग्रेस के सांसद उनके मुकदमे लड़ते थे। तो ये सोच को पूरी पार्टी की सोच बनानी होगी। आपके बयान देने से कुछ नहीं हो जाता। पूरी पार्टी को इस बारे में एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जो आतंकवाद के खिलाफ हो। आज दिल्ली के 2 स्कूल और 3 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद इन सभी स्थानों को तुरंत खाली करवाया गया। और जिन स्कूलों को धमकी मिली है वो असल में दिल्ली में सीआरपीएफ के स्कूल्स हैं। तो सीआरपीएफ द्वारा संचालित ये 2 स्कूलों को धमकी दी गई है। पिछले साल दिल्ली में प्रशांत विहार के इस सीआरपीएफ स्कूल के पास एक धमाका भी हुआ था और दिल्ली की साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद इन अदालतों को तुरंत खाली करवाकर इनकी पूरी बिल्डिंग्स की जांच की गई और फिर पता चला कि ये एक अफवाह है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में ही लाल किले पर बम धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल वानी को भी पेश किया गया और पिछले कुछ समय में देश भर में एक नया पैटर्न देखने को मिला है, जिसमें इस तरह की धमकियां दी जाती हैं लेकिन बाद में वो अफवाह साबित होती हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, पहले धमकियां मिलती रहती हैं, उनकी जांच की जाती है, उनकी जांच करने में बहुत समय लगता है, सारे लोगों को बाहर निकालकर पूरी बिल्डिंग की जांच की जाती है, फिर वो अफवाह निकलती है और एक दिन ऐसी ही एक अफवाह सच निकल आएगी और फिर क्या होगा आप सब जानते हैं। आज लाल किले के विस्फोट में जो आतंकवादी मारा गया था डॉक्टर उमर, उसका एक वीडियो भी मिला है और अपने उस वीडियो में ये आतंकवादी इस्लाम को सुसाइड बॉम्बिंग से जोड़ रहा है और एक लंबा चौड़ा सुसाइड बॉम्बिंग पर लेक्चर दे रहा है। और ये वीडियो वो एक कमरे में बैठकर बना रहा है। ऐसा लगता है कि वो कमरा या तो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कमरा है, कोई रूम है, या किसी अस्पताल का कोई कमरा है, या फिर हॉस्टल का कोई कमरा है। वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। हम आपको ये भी नहीं बताना चाहते कि ये आतंकवादी उस वीडियो में क्या कह रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस कमरे के बारे में, जिस कमरे में बैठकर वो ये वीडियो बना रहा है, वो ऐसा लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का ही एक रूम है। हो सकता है ये वो रूम हो जो एक डॉक्टर के होने के नाते डॉक्टर उमर को मिला हो, लेकिन उस रूम का कैसे दुरुपयोग हो रहा है उस वीडियो से देखकर पता चलता है। डॉक्टर उमर शानदार अंग्रेजी में लेक्चर दे रहा है इस्लाम के बारे में, आतंकवाद के बारे में, सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह वीडियो वो खुद बना रहा है अपने मोबाइल फोन पर। वो ये वीडियो क्यों बना रहा है? असल में ये सारे लोग पहले वीडियो बनाते हैं, फिर इनका एक नेटवर्क होता है, इनका एक ग्रुप होता है सोशल मीडिया पर, फिर उस वीडियो को बाकी लोगों तक भेजा जाता है और फिर बाकी युवाओं का भी ब्रेन वॉश ऐसे ही किया जाता है। लेकिन खतरनाक बात जो हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं वो ये है कि पहले जो गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार युवा हुआ करते थे, ये आतंकवादी संगठन पहले उन्हें बहकाकर ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना लिया करते थे। लेकिन अब ये पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले, मेडिकल डिग्री लिए हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे भले घरों से आते हैं, अब ये लोग विचारधारा के नाम पर आतंकवादी बन रहे हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों को भी आतंकवादी बना रहे हैं। यह हमारे लिए एक बहुत चिंता की बात है
और ये सारे लोग हमारे ही समाज में घूम रहे हैं, हमारे ही आसपास घूम रहे हैं। न जाने किस यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, न जाने किस अस्पताल में बैठे होंगे, न जाने एक इंजीनियर के तौर पर किस साइट पर काम कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस देश के हर नागरिक को अब बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और यह देखने की आवश्यकता है कि आपके आसपास कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। असल में हमारा देश इस समय एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, जिसमें पहला है आतंकवाद, जिसमें इस प्रकार के लोग हैं जो मैंने बताया आपको, और दूसरा है नक्सलवाद। और नक्सलवाद के खिलाफ आज भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में से एक माडवी हिडमा आज एक एनकाउंटर में मारा गया। 55 साल के हिडमा को आज छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुए एक एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम था और वो एनआईए की मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल था। इस एनकाउंटर में हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी हेमा समेत 6 नक्सली मारे गए हैं। ये उसकी पत्नी की तस्वीर है जो आप अभी देख रहे हैं। और हिडमा की मौत को माओवादी नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस एनकाउंटर के बाद बचे हुए नक्सलियों के पास छिपने और भागने की अब जगह नहीं बची है, ना जगह है और ना समय है। अब उनके पास एक ही रास्ता है और वो है आत्मसमर्पण यानी सरेंडर, और ऐसा करके ही अब उनकी जान बच पाएगी। हिडमा को नक्सली आतंक का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। वो जवानों और नेताओं की मौत पर जश्न मनाता था। आज हिडमा के एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी की और जश्न मनाया। सोचिए सुकमा के लोग इस नक्सली से कितने परेशान रहे होंगे कि उसकी मौत का भी आज वो जश्न मना रहे हैं। अभी तक आपको जितने भी बड़े बड़े नक्सली हमले याद होंगे, उन सब का मास्टरमाइंड ये हिडमा ही था। वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे, याद कीजिए। उसका मास्टरमाइंड यही था। 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 27 लोग मारे गए थे। 2021 में छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर में एक नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए थे। और इन हमलों समेत कुल मिलाकर 26 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम है हिडमा। और हिडमा सिर्फ 16 साल की उम्र में नक्सली संगठन से जुड़ गया था, जिसका नाम था पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की गुरिल्ला फोर्स है। हिडमा इस पार्टी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था। वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सबसे कुख्यात माओवादी कमांडरों में से एक था। हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना, जिसे नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन माना जाता है। और हिडमा ने पिछले 34 वर्षों से छत्तीसगढ़ में नक्सली नेटवर्क को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए हिडमा के एनकाउंटर को नक्सलवाद खत्म करने के अभियान की सबसे बड़ी सफलता आप मान सकते हैं। इसी महीने की 10 तारीख को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुकमा के एक गांव में हिडमा की मां से मुलाकात की थी, और तब हिडमा से उनकी मां ने सरेंडर करने की अपील की थी। ये देखिए, छत्तीसगढ़ के जो होम मिनिस्टर हैं वो हिडमा की मां से मिलने के लिए गए थे। उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें समझाया और कहा कि माताजी अपने बेटे को कहिए कि वो सरेंडर कर दे। और हिडमा की मां ने ये अपील की भी। लेकिन इस अपील के 8 दिनों के बाद आज हिडमा एक एनकाउंटर में मारा गया। पिछले करीब 20 महीनों में छत्तीसगढ़ में 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2100 नक्सलियों ने 1785 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 477 का एनकाउंटर किया गया है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और यह कहा जा रहा है कि हिडमा की मौत के साथ ही नक्सलवाद के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है।
और ये सिर्फ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, आप सब के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल यानी 2026 में आप भारत को इन माओवादियों से पूरी तरह से मुक्त पाएंगे। जैसे हम कई बार बीमारियों से लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा देश अब इस बीमारी से मुक्त हो चुका है, ऐसे ही ये नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो दशकों से हमारे देश को खाए जा रहा है। लेकिन अब ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि अब ये अपने आखिरी चरण पर है और हो सकता है बहुत जल्दी अगले साल तक आपको ढूंढने से भी कोई माओवादी इस देश में मिलेगा नहीं। अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। अभी भी बिहार चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजों की चर्चा आज भी चारों तरफ हो रही है। बिहार चुनाव के बाद एक हार की बड़ी चर्चा हो रही है और वो हार है प्रशांत किशोर की हार। बिहार के चुनाव में हार के 4 दिन बाद आज प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से बिहार को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए और हार गए। और कोशिश करना और चुनाव लड़कर हारना कोई गुनाह नहीं है। गलती हम लोगों से हुई होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। असल में प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले माहौल इतना जबरदस्त बना दिया था कि लोग मानने लगे थे कि प्रशांत किशोर इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बिहार और प्रशांत किशोर बिहार के अरविंद केजरीवाल साबित होंगे। जो एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, वही काम प्रशांत किशोर बिहार में करेंगे। और आपने देखा होगा इस दौरान हर बड़े चैनल पर प्रशांत किशोर के एक घंटे के इंटरव्यूज़ चलते थे। देश का कौन सा ऐसा बड़ा संपादक, बड़ा पत्रकार नहीं है जिसने प्रशांत किशोर के साथ एक नहीं बल्कि कई बार इंटरव्यूज़ किए होंगे, इनके चुनाव प्रचार को कवर किया होगा। अगर भारत के मीडिया में सबसे ज़्यादा कवरेज किसी नेता को मिली है इस बिहार चुनाव से 1 साल पहले से लेकर अब तक, तो उस नेता का नाम है प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार से ज़्यादा कवरेज प्रशांत किशोर को मिली है। राहुल गांधी से ज़्यादा कवरेज इन्हें मिली है। तेजस्वी यादव से भी शायद ज़्यादा कवरेज इन्हें मिली होगी अगर सब कुछ हम मिला के रखें। सबसे ज़्यादा कोई नेता सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया तो वो प्रशांत किशोर है। किसी के सबसे ज़्यादा वीडियोस वायरल हुए इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, तो वो प्रशांत किशोर है। यानी माहौल ज़बरदस्त बन चुका था, लेकिन जब चुनाव हुआ और नतीजे आए तो नतीजे थे 0 यानी 0। अब लोग ये सोच रहे हैं कि फिर वो माहौल कैसा था? क्या वो सिर्फ मार्केटिंग थी? क्या वो सिर्फ पब्लिसिटी थी? और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने आप को ही ब्रांड मानने लगे तब ये होता है। प्रशांत किशोर बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों को ये सिखाते थे, बताते थे कि चुनाव कैसे जीता जाता है। वो बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए रणनीति बनाते थे और उन्हें चुनाव जितवाते थे। और ये करते करते उन्हें ये लगने लगा कि वो भी एक नेता बन सकते हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाई। तो दूसरों को तो उन्होंने चुनाव जितवाए, लेकिन अपने आप को नहीं जितवा पाए। अब प्रशांत किशोर अपनी इस हार को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों के प्रति उनके मन में एक नाराजगी भी है, एक कटुता भी है, एक कड़वाहट भी है। और इसी कड़वाहट और नाराजगी में उन्होंने आज ये भी कह दिया कि बिहार की जनता सिर्फ खिचड़ी खाना चाहती है तो फिर उसे पुलाव क्यों अच्छा लगेगा। मैं समझता हूं कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुम्भरार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मांझी से वाईडी गिरी को हरा दिया तो वाईडी गिरी का कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं बंद हो जाएगा, मांझी के लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। तो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को हराकर एक प्रकार से बिहार की जनता ने अपना ही नुकसान किया है, उनका कोई नुकसान नहीं है।
भारत की राजनीति में चुनाव हारने वाले नेता कभी भी अपनी हार से सीखने की कोशिश नहीं करते, चाहे राहुल गांधी हो या कोई और विपक्षी नेता। ये लोग जब भी चुनाव में हारते हैं तो ये उस हार का दोष कभी ईवीएम को देते हैं, कभी चुनाव आयोग को देते हैं, कभी जोर जोर से शिकायत करते हैं कि उनके वोट चोरी हो गए। और प्रशांत किशोर जैसे नेता अपनी हार के लिए आम जनता को ही दोष देने लगते हैं। और इन सभी नेताओं को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की राय आज ध्यान से सुननी चाहिए। स्टालिन ने हाल ही में कहा है कि चुनाव जीतने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की ठोस डिलीवरी, मजबूत सामाजिक वैचारिक गठबंधन, स्पष्ट मैसेजिंग और आखिरी वोट डलने तक बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और हमें नहीं लगता कि चुनाव हारने वाले इन विपक्षी पार्टियों में से, नेताओं में से किसी ने भी इनमें से किसी भी क्षेत्र में अपनी कमजोरियों के बारे में आत्ममंथन करने की कोशिश की है। आप ये भी तो देखिए कि आपकी रणनीति कहां खराब रही। आप ये भी तो देखिए कि आपका बूथ मैनेजमेंट कैसा था। आप ये भी तो देखिए कि चुनाव प्रचार में कहीं आपने गलत मुद्दे तो नहीं उठा लिए। कहीं ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकर्ताओं ने कैसा काम किया। एक नेता के तौर पर अपनी खुद की परफॉर्मेंस को भी तो आंकिए। सिर्फ दूसरों को ही हमेशा दोष देते रहेंगे, अपने आप को कभी दोष नहीं देंगे कि आपकी अपनी रणनीति भी गलत हो सकती है। प्रशांत किशोर तो आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बिहार के चुनाव नतीजों की समीक्षा आज आपके लिए की है। इसीलिए आज प्रशांत किशोर को कुछ सलाह हम जरूर देना चाहते हैं। लालू यादव को भी आज हम एक सलाह देना चाहते हैं। यह मुफ्त की सलाह है और इस पर कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक सलाह है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो इसे मजाक समझकर छोड़ दीजिए। राजनीति में कहा जाता है, व्हेन पार्टीज पिक द राइट पार्टनर द वोट शेयर शूट्स अप एंड व्हेन दे पिक द रॉन्ग वन इवन द सेफ सीट्स ड्राई अप। इसका मतलब है, अगर पार्टियां सही तरह से गठबंधन करती हैं, अपने साथियों को ठीक से चुनती हैं, तो उनका वोट शेयर सीधे आसमान छू जाता है, यानी वो जीतती हैं। लेकिन अगर गलत साथी चुनती हैं तो फिर उनकी जो सबसे सुरक्षित सीटें होती हैं उन्हें भी वो हार जाती हैं। बिहार के चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर को लेकर ऐसा ही हुआ है। अब देखिए कुछ उदाहरण। वर्ष 2020 में मुकेश सहनी एनडीए में थे और तब वो 4 सीटें जीते जब नीतीश कुमार के साथ लड़े। वर्ष 2015 में तेजस्वी यादव को यही आरजेडी की यही पार्टी आरजेडी जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो 80 सीटें जीती। जबकि पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। इसलिए आज मैं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों को एक सलाह देना चाहता हूं। इससे इन दोनों नेताओं को बिहार की राजनीति में जरूर फायदा होगा। तेजस्वी यादव राजनीति के खिलाड़ी हैं और प्रशांत किशोर राजनीतिक स्ट्रैटेजी बनाने के धुरंधर हैं। हालांकि दोनों नेताओं की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी कमजोरियां हैं। जैसे तेजस्वी यादव के साथ जंगल राज और परिवारवाद का ठप्पा लग चुका है, लेकिन आरजेडी के पास एक मजबूत वोट बैंक है। इस चुनाव में भी आरजेडी को इतनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद 23% वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर के पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन उनके पास कई अलग अलग राज्यों में चुनाव जिताने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, अनुभव है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद का कोई बैगेज नहीं है। वो जातिवाद के खिलाफ हैं और उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है। आज से 3 साल पहले प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी के EAG यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने और 2024 चुनावों की जिम्मेदारी का ऑफर मिला था। हालांकि प्रशांत किशोर ने तब इसे ठुकरा दिया था। प्रशांत किशोर असल में यह चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए और अगर वो अध्यक्ष बन गए तो फिर वो कांग्रेस में जान फूंक सकते हैं, लेकिन तब ऐसा हो नहीं पाया। आज लालू यादव अगर चाहें तो प्रशांत किशोर को एक नया ऑफर दे सकते हैं और लालू यादव को हमारी आज मुफ्त की सलाह यह है कि वो प्रशांत किशोर को ही आरजेडी का नया अध्यक्ष बना दे। इसके 3 फायदे होंगे। पहला, आरजेडी को जंगल राज और परिवारवाद के ठप्पे से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, प्रशांत किशोर के आने से नए जमाने की राजनीतिक रणनीति, सोशल मीडिया और मार्केटिंग में मदद मिलेगी और आरजेडी को एक प्रगतिशील पार्टी की छवि मिलेगी जो समय के साथ बदल रही है। और तीसरा फायदा यह होगा कि प्रशांत किशोर के आने से लालू यादव के अपने ही परिवार में जो झगड़ा चल रहा है
वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, इसलिए अगर वो आरजेडी की कमान संभालते हैं तो आरजेडी जातिवादी पार्टी के ठप्पे से भी बाहर निकल जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, वैसे ये मुफ्त की सलाह है और अब लालू यादव पर यह निर्भर करता है कि वो इस सलाह को मानते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो इस सलाह को मान जाएंगे तो इससे उनका भी फायदा होगा, बिहार का भी फायदा होगा और प्रशांत किशोर का भी फायदा होगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सबका फायदा ही फायदा है। अब बिहार में हार के बाद महागठबंधन में बिल्कुल शांति छाई हुई है। मायूसी तो है, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी और शांति छाई हुई है। महागठबंधन के नेता इस बात को लेकर बिल्कुल खामोश हैं कि हार के कारणों की समीक्षा का नेतृत्व कौन करेगा। पहले तो सबको नेतृत्व करने का शौक चढ़ा हुआ था। पहले सब कहते थे कि महागठबंधन का नेता मैं हूं, हम अगुवाई करेंगे, हम लीड करेंगे, पोस्टर में हमारी फोटो बड़ी करके लगनी चाहिए। लेकिन अब जब आत्ममंथन का समय आया है तो अब कोई भी लीड नहीं करना चाहता। हालांकि चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर हर जगह बड़ा शोर और हंगामा था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार में चुनाव से पहले खुद को सीनियर लीडर दिखाना चाहते थे, लेकिन अब दोनों में से कोई भी हार की समीक्षा का नेतृत्व नहीं करना चाहता। आज हम ये पूछ रहे हैं कि हार की समीक्षा का नेतृत्व कौन करेगा? तेजस्वी यादव करेंगे या राहुल गांधी करेंगे? या हारने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जा चुके हैं और अब 5 साल के बाद मिलेंगे? आप एक पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार की हार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हार के आत्ममंथन का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। ऐसा लगता है दोनों हार की समीक्षा के नेतृत्व से बचना चाहते हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं। यह भी लगता है कि कांग्रेस ने बिहार की हार से कुछ नहीं सीखा और एमके स्टालिन की राय को भी उन्होंने माना नहीं। अब कांग्रेस ने कहा है कि वो दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करेगी। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस ने अभी भी कुछ नहीं सीखा। वो अब भी एसआईआर के मुद्दे पर जमी हुई है, अभी भी एसआईआर के पीछे लगी हुई है। उन्होंने बिहार का नतीजा बिहार में ये सब करके देख लिया, लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी को ये मुद्दा बहुत प्रिय है तो अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिसंबर में इसी मुद्दे पर एक बड़ी रैली करेंगे दिल्ली में। अब बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक थ्योरी लगातार चल रही है जिसके जरिए चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपके पास भी इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए होंगे। बार बार यह कहा जा रहा है कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर उसकी सीटें कम कैसे होगी। इस थ्योरी का सच बताने के लिए आज हम आपको एक एक करके 3 मुख्य सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल जो सब जगह पूछा जा रहा है, अगर आरजेडी को ज्यादा वोट मिले हैं तो सीटें बीजेपी की ज्यादा कैसे हो गई? तो सुनिए कैसे। वोट तो सही है, आरजेडी को ज्यादा मिले हैं, लेकिन फिर सीटें बीजेपी को ज्यादा कैसे मिली? बिहार में लगभग 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स थे और 67% वोटिंग हुई, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। 23% वोट शेयर के साथ आरजेडी को 1 करोड़ 15 लाख 46 हजार वोट मिले हैं 5 करोड़ में से। तो आप देख लीजिए, आरजेडी को वोट मिले हैं 1 करोड़ 15 लाख। बीजेपी को 20% वोट शेयर मिला है और उसे मिले हैं 1 करोड़ 81 हजार वोट। मैं फिर से आपको वो ग्राफिक दिखाऊंगा, यानी आरजेडी को बीजेपी से लगभग 15 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। आप देख लीजिए, 1 करोड़ 15 लाख वोट आरजेडी को और लगभग 1 करोड़ वोट बीजेपी को। बीजेपी का वोट शेयर भी कम है, बीजेपी को टोटल जो वोट मिले हैं वो भी कम है। आरजेडी का वोट शेयर ज्यादा है, जो वोट मिले हैं वो भी ज्यादा है। आरजेडी को 23% वोट मिले हैं, बीजेपी को 20%। आरजेडी को 1 करोड़ 15 लाख वोट मिले हैं, बीजेपी को 1 करोड़। लेकिन सीटों में देखिए, आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं। बीजेपी के मुकाबले आरजेडी 42 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसीलिए उसका वोट और वोट शेयर दोनों ज्यादा हैं। उसका जो जवाब है वो यहां छिपा हुआ है। आरजेडी 143 सीटों पर लड़ी और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी।
और 143 सीटों पर लड़ने की वजह से बीजेपी को, आरजेडी को ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को हर सीट पर औसतन 99,813 वोट मिले और आरजेडी को हर सीट पर औसतन 80,741 वोट मिले हैं। यानी हर सीट पर बीजेपी को आरजेडी से 19,000 ज्यादा वोट मिले। तो इससे आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि जो वोट हैं वो तो आरजेडी को ज्यादा मिली है, वोट शेयर भी आरजेडी का ज्यादा है, फिर भी सीटें कम क्यों हैं? और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी कम सीटों पर लड़ी थी। दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर को करीब 3% वोट मिले और वो एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए, जबकि चिराग पासवान को 5% वोट मिले और फिर भी उन्होंने 19 सीटें जीत ली। तो यहां भी आपको समझना चाहिए, प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ी और इन सीटों पर चुनाव लड़कर उसे लगभग 16 लाख वोट मिले हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और उनकी पार्टी को 24,97,000 वोट मिले। यानी हर सीट पर उन्हें औसतन 86,000 वोट मिले हैं, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी को हर सीट पर औसतन सिर्फ 6,700 वोट मिले हैं। इसलिए चिराग पासवान 29 में से 19 सीटें जीत गए, जबकि प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए। तीसरा सवाल, कांग्रेस को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से लगभग दुगने वोट मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सिर्फ 6 ही सीट क्यों मिली और चिराग पासवान को 19 मिल गई? तो कांग्रेस पार्टी ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को 8.71% वोट मिले हैं। बिहार में कांग्रेस को 43,74,000 वोट मिले हैं कुल मिलाकर, यानी औसतन हर सीट पर कांग्रेस को 71,000 वोट मिले हैं। हर सीट पर कांग्रेस को चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले लगभग 15,000 वोट कम मिले हैं और इसीलिए वो सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। और ये पूरा कैलकुलेशन गणित में आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके व्हाट्सएप पर ये सब फॉरवर्ड आ रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी लोग ये सारी थ्योरीज दे रहे हैं और क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, आपके दिमाग में ये सवाल गूंजेगा जरूर कि बात तो सही है कि ज्यादा वोट लेने के बावजूद, ज्यादा वोट शेयर होने के बावजूद सीटें क्यों नहीं आ रही। तो उसका जवाब ये है, अगर आपके सामने ये सवाल कोई करे या ये थ्योरी कोई आपके सामने भी पेश करे तो आप हमारे शो का ये क्लिप निकाल कर उन्हें दिखा सकते हैं। अब 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अगर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। किस्मत देखिए आप नीतीश कुमार की, चाहे पार्टी कोई भी हो, गठबंधन किसी के साथ करें, कुछ हो, लेकिन 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब राजनीति के बाद चलते हैं आपकी रसोई की तरफ, क्योंकि अब आपके घरों में मेड इन अमेरिका एलपीजी आएगी। आपकी रसोई में मेड इन अमेरिका एलपीजी इस्तेमाल की जाएगी। अमेरिका से मिलने वाली गैस हमारे देश के रसोई घरों में इस्तेमाल होने वाली है। भारत ने अमेरिका से एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा समझौता किया है। अमेरिका हमारे देश में कृषि के बाजार में प्रवेश करना चाहता था, कृषि के सेक्टर में आना चाहता था, लेकिन उसकी इजाजत हमने नहीं दी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज भी हो गए थे। लेकिन अब हमने उन्हें हमारे देश की रसोई घरों में एक छोटी एंट्री दी है। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदेगा, जो भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट का 10% है। यह समझौता 1 साल के लिए हुआ है और एलपीजी इंपोर्ट अगले साल यानी 2026 में होगा। भारत की 3 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इस गैस को अमेरिका से खरीदेंगी और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। हमारे देश में 90% से ज्यादा घरों में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में जरूरत का केवल 35% एलपीजी देश में बनता है और 65% एलपीजी हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और इस एलपीजी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में होता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर एलपीजी सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों से इंपोर्ट करता है और वर्ष 2024 में हमारे देश में 81 लाख टन एलपीजी का आयात यूएई से किया गया था,
जबकि कतर से 50 लाख टन। लेकिन खाड़ी देशों में संघर्ष होने की वजह से एलपीजी का इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत अब अमेरिका को भी अपना एक विकल्प बना रहा है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को सब्सिडी देकर एलपीजी सिलेंडर की सुविधा दे रही है। और इस डील से यह संकेत भी मिलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से व्यापार को लेकर अब अपना नजरिया बदल रहे हैं। अब वो भारत के कृषि क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों की एंट्री करवाने की जिद छोड़ रहे हैं। दरअसल ट्रंप भारत पर अपना कृषि क्षेत्र अमेरिका की कंपनियों के लिए खोलने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इसीलिए ट्रंप ने भारत पर तब 50% टैरिफ लगा दिया। और ट्रंप का यह कहना है कि भारत के साथ कारोबार करने से अमेरिका को नुकसान होता है। भारत अमेरिका से कम सामान खरीदता है और ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है, लेकिन इस डील के बाद अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो जाएगा, क्योंकि भारत अब अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदेगा। भारत ने वर्ष 2024 में अमेरिका से 1% से भी कम एलपीजी खरीदा था, लेकिन अब 2026 में यह बढ़कर 10% हो जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी होने की संभावना काफी बढ़ गई है। और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी बातचीत चल ही रही है और ट्रंप की टैरिफ की वजह से अमेरिका में कई सामानों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई आ गई है। इसलिए अब ट्रंप ने 200 से ज्यादा सामानों से इस टैरिफ को हटा लिया है। इसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिसे भारत से इंपोर्ट करने पर इस समय 50% टैरिफ लगता है। भारत के कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी 50% टैरिफ लगता है, लेकिन अब चाय, कॉफी जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ हटा लिया गया है, जिससे भारत के किसानों को राहत मिलेगी। और टैरिफ हटने से भारत के 22,000 से 26,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी एक्सपोर्ट को फायदा होगा, जिसमें ज्यादातर चाय, कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स हैं। भारत अमेरिका को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट अभी करता है। और अब आपको दिखाते हैं मेड इन भारत वंदे भारत ट्रेन। ये एक ऐसी स्वदेशी ट्रेन है जिसके फैन अब विदेशी टूरिस्ट भी बन चुके हैं। एक जर्मन टूरिस्ट जब भारत आया तो उसने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इस जर्मन टूरिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वेल्डर और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट क्रिएटर है और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों की अपनी यात्रा के वीडियोस पोस्ट करता रहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनके एक वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें जर्मनी का ये टूरिस्ट वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहा है और इस वीडियो का शीर्षक है टेकिंग अ राइड ऑन इंडियाज मोस्ट मॉडर्न ट्रेन। पहले आप सुनिए कि जर्मनी से आए इस कंटेंट क्रिएटर ने क्या कहा है। Today we are taking a journey on what is considered India's most modern train, the Vande Bharat on executive class. I'm going to show you what an experience on this train is like. And one thing that is very cool about this train, check this one out. You can actually turn around your chairs so you can face the window. How cool is that? Okay, let's get our soup served here. And the next meal just arrived. This is actually our pre-ordered meal that we ordered in advance online. We have chapati here, 2 different curries, rice and vegetables. And we have ice cream over there. Thank you so much. And have a look at this. We even got some ice cream as a dessert. And we just got snacks also included in the ticket. How crazy is that? We almost arrived at our destination and the entire 5.5-hour train ride just cost us 2,100 rupees per person, $23 US, including all meals and snacks. Do you think that's a good price or not? अलेक्जेंडर ने वंदे भारत ट्रेन की तुलना दुनिया भर में मशहूर जापान और चाइना की हाई स्पीड ट्रेन से की है। उन्होंने वंदे भारत में करीब 5.5 घंटे का सफर किया और इसके लिए उन्हें 2100 रुपए खर्च करने पड़े। 2100 रुपए। अमेरिका में इस तरह की ट्रेन से इतने ही लंबे सफर के लिए लगभग 20 से 22,000 रुपए लगते। जापान में लगभग 15 से 20,000 रुपए खर्च होते और चीन में भी 10,000 रुपए से ज्यादा का खर्च उनका आ जाता ऐसी ही ट्रेन में इतने लंबे सफर के लिए। अलेक्जेंडर इस सफर में भारतीय मेहमान नवाजी के भी फैन हो गए, जिसको आप अंग्रेजी में इंडियन हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। वंदे भारत ट्रेन में उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पानी, सूप और फिर प्री ऑर्डर्ड खाना दिया गया। और वंदे भारत में अलेक्जेंडर का सफर सिर्फ एक यात्रा का वीडियो नहीं है, बल्कि ये भारतीय रेलवे की क्रांति की कहानी है। हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं
जो मोदी सरकार से नफरत करते करते वंदे भारत ट्रेन से भी नफरत करने लगे हैं। और आपने कई बार अपने ही देश में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, इस पथराव के वीडियोस आपने देखे होंगे। कई लोग वंदे भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे ही देश में। ऐसे लोगों को, अलेक्जेंडर जैसे लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया भी मान रही है कि वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत के बदलते आत्मविश्वास की एक रफ्तार से भरी हुई कहानी है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डी कोड की डाक, जिसमें डी कोड के दर्शकों ने हमें चिट्ठी लिखकर देश की बड़ी समस्याओं के बारे में बताया है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब आपको दिखाते हैं डी कोड की डाक। और जैसा कि आप जानते हैं, आपसे हम हमेशा ये कहते हैं कि आप हमें चिट्ठी लिखिए, हो सके तो हाथ से चिट्ठी लिखिए, लेकिन जो भी आपकी भावनाएं हैं वो आप डी कोड की डाक के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और लगातार हमें हजारों दर्शक मेल्स के जरिए और अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों के जरिए अपनी राय भी भेजते हैं, समस्याएं भी भेजते हैं। और आज मुझे आपको बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश के जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो बहुत अवेयर हैं, देश की समस्याओं को जानते हैं और देश के बारे में लगातार अपनी राय भेज रहे हैं। तो ये सिर्फ बात इतनी नहीं है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि ठीक है, हमें आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, वो तो है, लेकिन हम और आप मिलकर एक परिवार के नाते देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो आज हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमारे देश में क्या होना चाहिए इसे लेकर अपनी कुछ राय हमें भेजी है। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। हमारे एक दर्शक हैं कासगंज से, जिनका नाम है नितिन बिंदल। कासगंज से इन्होंने लिखा है और ये लिखते हैं, मेरा नाम नितिन बिंदल है। हाल ही में सरकार द्वारा मथुरा कासगंज हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मैंने देखा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कई पुराने और बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। यह देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। अनुरोध है कि पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिनसे पेड़ों को उनकी जड़ों समेत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे विकास कार्य भी होंगे और प्रकृति की रक्षा भी होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मुद्दे को अपने शो में उठाएं ताकि यह आवाज सरकार तक पहुंचे। तो देखिए, हमारे ये दर्शक पेड़ों के लिए आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो बहुत बार पेड़ों को काट दिया जाता है। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जड़ के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे दूसरे दर्शक हैं सौरभ कुमार, जो नोएडा उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। देखिए, वो लिखते हैं कि मैं नोएडा में कार्यरत एक कर्मचारी हूं। प्रतिदिन ऑफिस जाने के लिए मैं अक्सर उबर और ओला बाइक्स जैसी ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग करता हूं। इन राइड शेयरिंग कंपनियों के 90% से ज्यादा बाइक राइडर्स हाफ हेलमेट का उपयोग करते हैं। ये हेलमेट केवल दिखावे के लिए होते हैं ताकि पुलिस के चालान से बचा जा सके। दुर्घटना की स्थिति में ये केवल प्रतीकात्मक सुरक्षा देते हैं, जिससे गंभीर चोट या जान का खतरा बना रहता है। चालक स्वयं फुल हेलमेट पहनते हैं
जबकि यात्रियों को हाफ हेलमेट थमा दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि डीडी न्यूज की डिकोड टीम इस विषय पर एक विशेष रिपोर्ट और अभियान चलाए और इन कंपनियों पर सख्त दिशा निर्देश लागू हों। दोपहिया राइड शेयरिंग कंपनियों के लिए यह नियम बनाया जाए कि यात्रियों को भी फुल हेलमेट देना अनिवार्य हो। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इस मुद्दे पर विशेष अभियान चलाएं। और हेलमेट केवल एक दिखावा नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षा है। तो सोचिए इन्होंने एक रोड सेफ्टी को लेकर कितना बड़ा ये मुद्दा उठाया है। एक और हमारे दर्शक हैं सोमनाथ, वो लिखते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने ये मेल लिखा है और वो कह रहे हैं कि पहले जब फिल्म हम देखते थे और उसमें कोई मर्डर का सीन आता था तो उसे साफ साफ नहीं दिखाया जाता था, सांकेतिक रूप से दिखाया जाता था। लेकिन आजकल जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें इतने विभत्स तरीके से हत्याएं दिखाई जा रही हैं, मर्डर्स दिखाए जा रहे हैं, खून खराबा दिखाया जा रहा है कि आज परिवार के साथ कोई भी फिल्म देखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जब हम कोई वेब सीरीज देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उसमें इतनी हिंसा दिखाई जाती है और उस हिंसा का जो रूप होता है इतना विभत्स होता है, हत्या का जो तरीका है उसे साफ साफ इस प्रकार से दिखाया जाता है जिससे लोगों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इन प्रेजेंट डेज वी कांट वॉच एनीथिंग विद फैमिली बिकॉज समटाइम्स कंटेंट आर वायलेंट एंड समटाइम्स एडल्ट रिलेटेड, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कुछ राय रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शासन चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो हमारे दर्शकों की इस राय को देखेंगे और इस पर अमल करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। नमस्कार। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।